नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश राजपूत आपका फिर से स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स के सिलसिले में आज हमारा टॉपिक ऑफ द डिस्कशन है राजीव गांधी असैसिनेशन केस। राजीव गांधी असैसिनेशन केस के बारे में आज हमारा डिस्कशन रहेगा और हम देखेंगे कि क्यों सुप्रीम कोर्ट में सभी 6 के 6 कन्विक्ट्स को फिलहाल रिलीज कर दिया गया है, फ्री कर दिया गया है। 6 कन्विक्ट्स अभी हिरासत में थे जिनको सुप्रीम कोर्ट द्वारा फ्री कर दिया गया है। इस वीडियो के हमारे टेबल ऑफ कंटेंट्स रहेंगे कि व्हाट वाज द बेसिस फॉर द रिलीज। उसके बाद हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्टिकल 142 का यूज़ किया है वो आर्टिकल 142 क्या है और उसका किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, क्या उसके बाउंड्रीज है, क्या उसकी सीमाएं हैं, कहाँ तक सुप्रीम कोर्ट उसको यूज़ करने में सक्षम है और क्या पार्लियामेंट्री एक्ट को भी वो ओवरराइड कर सकता है या फिर सुप्रीम कोर्ट की भी लिमिटेशन है आर्टिकल 142 को यूज़ करते हुए। फिर हम देखेंगे ये कंप्लीट जस्टिस का जो कंसेप्ट है वो क्या है और फाइनली कंप्लीट जस्टिस होगा नेचुरल जस्टिस के माध्यम से। तो नेचुरल जस्टिस की भी हल्की सी ब्रीफ हम देखेंगे कि नेचुरल जस्टिस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। न्यूज़ ये रही कि नवंबर 11 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज़ करते हुए सभी 6 कन्विक्ट्स को रिहा करने का फैसला लिया। ये 6 लोग हैं नलिनी, रविचंद्रन, संतन, मुरुगन, रॉबर्ट और जय कुमार। इन सभी 6 के 6 कन्विक्ट्स को फ्री करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इनको फ्री करने के पीछे 3 तर्क दिए, 3 तर्कों का आधार दिया या 3 रैशनल बेस, 3 तर्कों का आधार दिया। सबसे पहला रैशनल जो दिया गया वो ये दिया गया कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इन 6 के 6 दोषियों को रिहा करने की सिफारिश पहले गवर्नर को की जा चुकी है। सेकंड, 3 दशकों से अधिक समय से ये जेल में है और जेल में इनका जो बिहेवियर है वो सेटिस्फैक्ट्री है, सेटिस्फैक्ट्री बिहेवियर इन जेल। 2 रिकमेंडेशंस, 2 तर्क ये हो गए। और थर्ड जो रैशनल दिया गया दैट वाज कि इसी वर्ष मई 2022 में एजी पेरारीवल्लन का जो केस था उसमें एजी पेरारीवल्लन भी इसी केस में कन्विक्ट थे और उन्हें आर्टिकल 142 का यूज करते हुए फ्री किया गया था। तो इन 3 तर्कों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज करते हुए ये फैसला सुनाया है। इसी क्रम में हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री को देखेंगे। अगर हिस्ट्री हम शुरू से शुरू करें तो इस केस में 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में राजीव गांधी की हत्या की गई। हत्या की साजिश लिट्टे द्वारा रची गई थी जो राजीव गांधी द्वारा श्रीलंका में भेजी गई इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस से नाराज थे और ये इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस 1987 में हुए इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड के दौरान के अकॉर्डेंस में भेजी गई थी और इसी नाराजगी के चलते हुए 21 मई 1991 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या कर दी जाती है। हत्या के जस्ट बाद इसका कानूनी पृष्ठभूमि शुरू होती है। कानूनी पृष्ठभूमि की मैं बात करूं तो विवाद में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और तमिलनाडु ने टाडा कोर्ट में 41 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। फ्रॉम टाइम टू टाइम ये केसेस आगे बढ़ता गया। कुछ लोग जो चार्जशीट में नाम आया था वो लोग धमाके में ही मारे गए थे, कुछ लोग फरार हो गए थे और फाइनली अंत में 26 पीपल को कन्विक्ट घोषित किया गया और इन 26 के 26 लोगों को कैपिटल पनिशमेंट या फिर मौत की सजा सुनाई गई, इन 26 के सभी लोगों को। इसी दौरान 1995 में टाडा कोर्ट जो है, टाडा का जो एक्ट है वो समाप्त हो गया और टाडा जब लैप्स हुआ तब सुप्रीम कोर्ट के अंडर ये केस सुना गया और 1999 में इस केस में 7 लोगों की सजा बरकरार रखी गई और शेष 19 लोगों को रिहा कर दिया गया। जो ये 26 लोग थे उनमें से 7 को कैपिटल पनिशमेंट जारी रखा गया और 19 लोगों को रिहा कर दिया गया। 19 लोगों का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं पाया गया और इन 7 लोगों में से अगर मैं क्लैरिफाई करूं तो 4 को कैपिटल
कैपिटल पनिशमेंट दी गई यानी फांसी की सजा दी गई, और 3 को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया। लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया। इस तरीके से इन 7 लोगों को सजा दी गई। इसके बाद में केस आगे बढ़ता है और 2000 में नलिनी की सजा भी उम्र कैद में तब्दील कर दी जाती है। नलिनी इन 4 कन्विक्ट्स में से एक कन्विक्ट थी जिसको कैपिटल पनिशमेंट की सजा दी गई थी। ये केस और आगे बढ़ता है और 2014 में, क्योंकि ये 4 को कैपिटल पनिशमेंट में नलिनी की जो कैपिटल पनिशमेंट थी वो 2000 में समाप्त हो गई थी, तो बाकी बचे 3 उनकी 2014 में समाप्त कर दी गई कैपिटल पनिशमेंट, यानी इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा पे कन्वर्ट कर दिया गया। तो 2000 तक हमारा सिचुएशन ये है कि जो 7 के 7 लोग हैं वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा काट रहे हैं राजीव गांधी हत्याकांड केस में। फिर आता है 2015 का साल और 2015 में इन्हीं 7 कन्विक्ट्स में से एक कन्विक्ट एजी पेरारीवल्लन का केस क्या है? एजी पेरारीवल्लन 2015 में सबसे पहले माफी की अर्जी लगाते हैं। 2018 में याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट कहती है कि याचिका पर निर्णय का अधिकार तमिलनाडु सरकार को रहेगा। ये फैसला आते ही तुरंत तमिलनाडु की जो कैबिनेट है वो सभी के सभी 7 लोगों को रिहा करने की सिफारिश गवर्नर को कर देती है, लेकिन बड़े लंबे टाइम तक गवर्नर जो है इस पे कोई संज्ञान नहीं लेते हैं। सितंबर 9, 2018 को तमिलनाडु गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इन सबको रिलीज किया जाए और ऐसी रिकमेंडेशन वो गवर्नर को करती है, लेकिन 2020 तक, ये देखिए काफी लंबे समय तक इसका कोई भी फैसला नहीं लिया जाता है। और 2020 को सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करता है कि द केस ऑफ पेरारीवल्लन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और इस पे बिना डिले के फैसला लिया जाए। फाइनली राज्यपाल द्वारा कोई डिसीजन नहीं लिया जाता है और जनवरी 2021 में राज्यपाल ये याचिका राष्ट्रपति को प्रेषित कर देते हैं, राष्ट्रपति को फॉरवर्ड कर देते हैं। केंद्र सरकार भी काफी लंबे समय तक इस पे कोई निर्णय नहीं लेती है। फाइनली मई 2022 को इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन करती है और आर्टिकल 142 का यूज करते हुए एजी पेरारीवल्लन को फ्री किया जाता है। इन 7 कन्विक्ट्स में से सबसे पहला जो फ्री कन्विक्ट है वो है एजी पेरारीवल्लन, जिन्होंने अकेले रिहाई की अर्जी लगाई थी। अब पीछे 6 लोग बचे और 9 नवंबर इसी साल 9 नवंबर 2022 को ये बचे हुए 6 लोगों को भी आर्टिकल 142 का यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा फ्री किया जाता है। अब बात आती है आर्टिकल 142 का यूज किस तरीके से किया जाता है और आर्टिकल 142 है क्या। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने पहले रिकमेंड किया था कि इसको, इन सभी कन्विक्ट्स को रिहा किया जाए, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक गवर्नर ने इन रिकमेंडेशंस पे कोई एक्ट नहीं किया। और फिर ये फाइनली गवर्नर जो है ये केस प्रेसिडेंट के सामने प्रस्तुत कर देते हैं और प्रेसिडेंट भी जब बहुत लंबे टाइम तक इसमें कोई डिसीजन नहीं लेते हैं, देन फाइनली सुप्रीम कोर्ट आर्बिट्रेट करते हैं और आर्टिकल 142 का यूज करते हैं। सभी कन्विक्ट्स ने 3 डेकेड से ज्यादा जेल में समय बिता लिया है और इन 30 साल में इनका जो कंडक्ट है वो सेटिस्फैक्ट्री रहा है। आर्टिकल 142 की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 142 के मेजरली 2 सेक्शंस हैं, जिनमें से पहला सेक्शन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पहला सेक्शन ये कहता है कि किसी भी लॉ को या फिर किसी भी ऑर्डर को, किसी भी निर्णय को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई भी डिक्री या ऑर्डर पास कर सकती है ताकि उसे लागू किया जाए इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुरिस्डिक्शन, यानी पूरे भारत में पास सच डिक्री और मेक सच ऑर्डर एज नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस। कंप्लीट जस्टिस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट किसी भी प्रकार की डिक्री या फिर ऑर्डर पास कर सकती है और ये डिक्री या ऑर्डर उसी तरीके से लागू होगा जिस तरीके से भारत में कोई भी सामान्य कानून लागू होता है जो पार्लियामेंट द्वारा पास होता है। तो इसका जो इफेक्ट है वो सिमिलर टू पार्लियामेंट्री एक्ट होगा और थ्रू आउट इंडिया होगा। ये कंप्लीट जस्टिस की अवधारणा को प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का यूज फ्रीक्वेंटली करता है। अगर मैं बात करूं कंप्लीट जस्टिस की, तो यहाँ ध्यान रखने की बात यह कि आर्टिकल 142 के अंतर्गत जो टर्म कंप्लीट जस्टिस है उसको परिभाषित नहीं किया गया है और इसका इंटरप्रिटेशन बड़ा सब्जेक्टिव है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है।
ठाकुरदास भार्गव ने इस बारे में कहा था कि कंप्लीट जस्टिस से मतलब है कि एससी ऑर्डिनरी लॉ के साथ साथ नेचुरल जस्टिस की अवधारणा को फुलफिल करते हुए जो फैसला ले। ये जो नेचुरल जस्टिस को अवधारणा को साथ में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट जो फैसला लेगा, तब हम कहेंगे कि उस व्यक्ति के साथ कंप्लीट जस्टिस हुआ है। अब कंप्लीट जस्टिस के अंदर नेचुरल जस्टिस को इम्बाइब किया गया है। नेचुरल जस्टिस के बारे में भी अगर हम डिस्कशन करें तो नेचुरल जस्टिस के कंसेप्ट को लॉ से भी ऊपर बताया गया है और ये कहा गया है कि ये सामान्य कानून से ऊपर है, परे है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी कानून से ऊपर है और सुप्रीम कोर्ट ने नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को इंटैक्ट बनाए रखने के लिए कानून से ऊपर परे जाकर भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। भारतीय संविधान में नेचुरल जस्टिस की अवधारणा स्पष्ट रूप से कहीं लिखित नहीं है, परंतु प्रियम्बल आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 311, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, अगर इन सब को मैं मिलाऊं तो इन सब से मिलके सभी एक रूप होकर नेचुरल जस्टिस की अवधारणा को रिफ्लेक्ट करते हैं। नेचुरल जस्टिस को डिफाइन करने के लिए बहुत ही फेमस कमेटी फ्रैंक कमेटी हुई, जिसने नेचुरल जस्टिस के 4 स्तंभ बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहला कहा गया है कि नो वन शैल डिटरमाइन इन हिज ऑन केस। नो वन शैल डिटरमाइन इन हिज ऑन केस, कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने ही केस में उसको जबरदस्ती गुनाहगार नहीं बनाया जाएगा। दूसरा, मेकिंग एक्सेसिबल ए कॉपी ऑफ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, जो कानूनी रिपोर्ट्स है उनकी कॉपीज है उनको प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी एक्यूज्ड है उसका हक होगा कि सभी तरीके से सभी प्रकार की रिपोर्ट्स उसको प्रोवाइड की जाए। थर्ड, नो वन शुड बी कन्विक्टेड विदाउट ए हियरिंग, सबको राइट टू हियर है, बिना सुने किसी पे भी कोई फैसला नहीं लिया जाना चाहिए। ये नेचुरल जस्टिस का एक पिलर है। एंड फाइनली, ए पार्टी हैज द राइट टू नो ऑल द कॉजेज ऑफ द डिसीजन, उस पार्टी को ये जानने का अधिकार है कि उसे अगर सजा मिली है या किसी भी प्रकार का डिसीजन उसके खिलाफ आया है या सपोर्ट में आया है तो उसके पीछे क्या फैक्ट्स रखे गए हैं, क्या जजमेंट रखा गया है। तो इस तरीके से नेचुरल जस्टिस का जो कंसेप्ट है वो डिफाइन किया गया है। तो ये हमारा सेशन था राजीव गांधी असैसिनेशन केस पे, जिसमें हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड देखा और बैकग्राउंड के बाद प्रेजेंट जो कंडीशन है, किस तरीके से 6 कन्विक्ट्स को रिहा किया गया है, इसके साथ ही आर्टिकल 142 कंप्लीट जस्टिस, नेचुरल जस्टिस की अवधारणाएं भी हमने समझी। सो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।